Good morning, all of you. So, we were discussing a topic measurement of economic welfare और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे एंड द लास्ट वन वाज कि कैसे क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम के बीच में और कैसे हम नेशनल इनकम के इकोनॉमिक वेलफेयर पे इफेक्ट को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देख लिया था, दैट वाज बाय चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम और उसके कुछ फैक्टर्स भी हम लोगों ने स्टडी किए थे, चेंज इन प्राइजेस, change in working conditions, per capita income and method of spending. Now इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट करता है। सो इसके भी दो तरीके हैं। तो फर्स्ट इज बाय द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर टू रिच। अगर ट्रांसफर हो रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम पुअर टू रिच, गरीब से अमीर लोगों के बीच में, देन इट विल डिक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। और ये तभी होता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड करे रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी रिच सेक्शन को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ज़्यादा रिलैक्सेशन दे, कंसेशंस प्रोवाइड करे, उनकी इनकम पर कम टैक्सेशन लगाए। उस केस में ही ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होगा आपका पुअर टू रिच। लेकिन ये एक जनरल फिनोमिना नहीं है, कोई भी इकोनॉमी इस तरीके से काम नहीं करती है, अनलेस कोई आप एक्सेप्शन देख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ वेल्थ नहीं मिलेगा फ्रॉम पुअर टू रिच। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर। दिस विल इंक्रीज द इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर अमीरों से गरीबों की तरफ ट्रांसफर हो रहा है इनकम का या वेल्थ का, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे इक्वलिटी क्रिएट की जा सकती है इकोनॉमी के अंदर। और आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि इक्वलिटी ऑफ इनकम, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वलिटी कहीं भी क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन ये जो गैप है इनकम का बिटवीन रिच एंड पुअर, इसे कितना रिड्यूस कर सकते हैं या कोई भी इकोनॉमी कितना इसको रिड्यूस कर पाती है, वही बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेलफेयर का मेजर पॉइंट है। तो जहाँ पर ये इनइक्वलिटी कम होती है, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर ये ज़्यादा होता है, उतना ही इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं, दोनों का हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दैट इज नेशनल इनकम एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, कि किस तरीके से नेशनल इनकम को इकोनॉमिक वेलफेयर के मेजर की तरह, मापन की तरह हम किस तरीके से माप सकते हैं नेशनल इनकम में इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये इशू आता है कि जीडीपी वो एक इकोनॉमिक वेलफेयर का बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जिनको डायरेक्टली नेशनल इनकम या जीडीपी के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए ना, here national estimation of national income do not include some services and production activities and which has direct effect on economic welfare. ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो नेशनल इनकम के में काउंट नहीं की जाती हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक वेलफेयर पर डायरेक्ट इफेक्ट है। तो जब ऐसा केस होता है कि जहाँ पर ह्यूमन के वेलफेयर पर जिनका इफेक्ट है लेकिन जिन्हें हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है, ये एक कमी है। जहाँ पर नेशनल इनकम को हम जब इकोनॉमिक वेलफेयर की मेजरमेंट में काम लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारे सामने आता है कि उन सर्विसेज को हम किस तरीके से फिर मेजर करें। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन वेलफेयर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं। So the फर्स्ट पॉइंट है आपका लेजर। अब देखिए, आराम या लेजर क्या है। आप काम करते करते थक जाते हैं तो आपको आराम की ज़रूरत होती है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको वापस से काम करने के लिए जो पावर है, जो एनर्जी है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही ज़रूरी है रिकवरी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइमली अगर आप आराम नहीं करेंगे, टाइमली आप अगर अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं करेंगे, तो उस केस में आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। लेकिन जीएनपी में हम लेजर को इंक्लूड नहीं करते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अगर लंबे टाइम तक आप काम करते हैं, आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो डेफिनेटली आपका जो आराम का टाइम है, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो आपका शॉर्ट वर्किंग आवर्स हैं, वो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जिस काम को आप 10 घंटे में कर रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि उसी काम को हम क्या करें, 8 घंटे में करें या 7 आवर्स में करें। तो वो आपको क्या करेगा, आपको खुश भी बनाएगा कि चलो आज हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए हैं, या फिर हमारे वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए हैं। तो ये आपकी हैप्पीनेस या ये आपका प्रोडक्टिविटी का बढ़ना इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, या आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये हो गया है कि 5 days वीक हम काम में लेते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो वो सैटरडे संडे क्या है आपका, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, वो आपका रिकवरी टाइम है कि 5 आवर्स आपने मेहनत की है और 2 दिन आपको मिले हैं फॉर द रेस्ट। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को, कि अगेन जब आप मंडे से ज्वाइन करेंगे तो आपका जो हेल्थ है, जो आपका माइंड है, वो फ्रेश रहेगा और आप डबल पावर के साथ अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। तो यहाँ पर ये लेजर टाइम किसका कितना है और किस तरीके से वो अपने वर्किंग आवर्स को उससे रिलेट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता कितनी है आपके जीवन की, ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, जिनसे आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाए, जिनसे आपकी लाइफ में परेशानियां कम हो, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग। ठीक है। लेकिन ये भी जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं कि आप क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पीसफुल एनवायरमेंट, लाइक आपका नेबर पीस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्राइम लेस होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपकी फोन लाइंस प्रॉपर होनी चाहिए, आपके यहाँ पर क्लीनिनेस होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सैनिटेशन की प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करती हैं। आपके आसपास ग्रीनरी है, पार्क है, क्या वॉकिंग वे है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेटर बनाती हैं, आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करती हैं, आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाएंगी, आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगी। और ये सारी की सारी जो कंडीशंस होंगी आपकी लाइफ में, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन जीएनपी में इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट इज नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए जिसे हम होम कम्युनिटी सर्विसेज की तरह या यूज में लेते हैं। ये भी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं। जो हाउस वाइफ होती हैं, जो प्रोवाइड करती हैं, जो घर का काम करती है 24 आवर्स, और लेकिन उनका जो काम है या उनकी जो काम की वैल्यू है, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। कम्युनिटी सर्विसेज जो आप अपने कम्युनिटी के लिए करते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट रखती हैं इकोनॉमी के ऊपर, वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, लेकिन नेशनल इनकम पर उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये भी कुछ इश्यूज हैं कि किस तरीके से आप डोमेस्टिक वर्क को इंक्लूड करें, किस तरीके से आप कम्युनिटी सर्विसेज को इंक्लूड करें फॉर द इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सटर्नलिटीज। इसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नलिटी होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बेनिफिट या कॉस्ट ड्राइव कर रहे हैं ड्यू टू सेकंड और थर्ड पार्टी एक्शन। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर उसको चेंज कर दिया है। इसे हम कैसे करेंगे कि मैं कोई भी टास्क करती हूँ, मैं कोई प्रोटेक्शन कर रही हूँ, मैं कोई कंजम्पशन कर रही हूँ, या मेरा कोई भी काम है, तो मेरे इस काम से किसी भी थर्ड या सेकंड पार्टी को या तो कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है। इसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है और उसे आप देख सकते हैं। पीस दैट अ पर्सन गेन फ्रॉम अ पीसफुल नेबर। अगर
मेरा नेबर अच्छा है, क्लीन है, मेरा नेबर जो रहते हैं वो अच्छे हैं, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है, यानी आई एम इन पीस, तो मुझे मेंटल एक बेनिफिट मिलेगा उस कंडीशन में, और वही मेरी वही कहलाएगी एक्सटर्नलिटी। सेकेंड इज कॉस्ट को हम एक्सटर्नल कॉस्ट को हम किस तरीके से काउंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई नियर बाई इंडस्ट्री ओपन हो गई है और उससे होने वाला पोल्यूशन, उससे होने वाला नॉइज, उससे होने वाला गार्बेज मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो कहलाएगी मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मेरे बिना कुछ किए हुए मुझे जो बेनिफिट और कॉस्ट मिल रहा है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नलिटी कहलाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसे काउंट नहीं करते हैं इन नेशनल इनकम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट फैक्टर जिसे हम देख रहे हैं वो है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का नेचर क्या है। अब जीएनपी एस्टिमेट डू नॉट रिफ्लेक्ट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कम्युनिटी। अब यहाँ पर यही है कि जीएनपी का जो भी एस्टिमेट है वो ये नहीं बताता है कि कम्युनिटी को कि डिफरेंट गुड्स किस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया हुआ है कि अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग वेपन और मेकिंग अ फ्लाईओवर, इट मे बी सेम बट इट गिव डिफरेंट सेटिस्फेक्शन टू द पीपल। ठीक है, यानी पैसा तो सरकार दोनों ही कामों पर बराबर खर्चा कर रही है, विपन बनाने पर भी और एक फ्लाईओवर बनाने पर भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन लोगों को अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पर जीएनपी के एस्टिमेशन में सेटिस्फेक्शन को कैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जीएनपी एस्टिमेशन में इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कमियां हैं जीएनपी एस्टिमेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में, और किस किस फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, वो दिए हुए हैं, और वो बेसिकली क्या है। तो रियल इनकम, ये आपका शो करता है आपकी पोटेंशियल कंजम्पशन को। एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट कॉस्ट। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपकी इनकम या आपकी वेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अपनी जॉब से खुश नहीं है तो इनकम मिलने के बाद भी वो मेंटल रिलैक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज हाउसिंग, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस लेवल, एनवायरमेंट। अब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इफेक्ट करते हैं, और जिनका बेटर होना इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करता है। ठीक है, एजुकेशन बढ़ेगी, स्टडी तो आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी लाइफ में कुछ आगे अच्छा करने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बेटर होती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और आप बेटर हेल्थ सर्विसेज को, बेटर हेल्थ केयर को एक्सेस करेंगे। हैप्पीनेस लेवल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि लोग जब खुश होते हैं तो वो बेटर काम करते हैं, बेटर उनकी प्रोडक्टिविटी होती है। एनवायरमेंटल कॉस्ट, कि एनवायरमेंटल ग्रोथ डेफिनेटली पॉल्यूशन इंक्रीज करती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिग्रेड करती है, हेल्थ को रिड्यूस करती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर को। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और ये आपको शो कर रहा है कि फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। रियल इनकम, जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, लेजर टाइम, एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन, हैप्पीनेस लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अगर आपकी रियल इनकम इंक्रीज हुई है इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, बेटर हाउसिंग कंडीशंस है इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आपकी कम है, ठीक है, तो भी इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है इकोनॉमिक वेलफेयर आपका कम होगा। एजुकेशन, बेटर एजुकेशन सिस्टम है देश के अंदर, आपका एक्सेस अच्छा है एजुकेशन के लिए, आप इजीली अच्छी एजुकेशन रिसीव करते हैं देश में, तो वो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाएगी। और अगर एजुकेशन रीचेबल नहीं है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर को डिक्रीज करेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, हेल्थ सर्विसेज भी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, जीवन की प्रत्याशा दर है उसको बढ़ाती है। हैप्पीनेस लेवल, अगर आप खुश हैं तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी,
और ये भी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करेगा। इसके बाद एनवायरमेंट और एयर पोल्यूशन। एनवायरमेंट और एयर पोल्यूशन क्या है? अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, पोल्यूशन कम है, नॉइज, किसी भी तरीके का पोल्यूशन अगर कम है, तो वो भी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करेगा। लेजर टाइम, अगर आपका लेजर टाइम अच्छा है, आप अपने आप को रिफ्रेश कर पा रहे हैं टाइमली, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इकोनॉमी के अंदर कैसी है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं मिलती है लोगों को, वो भी इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट करता है, कि अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ जॉब इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करता है। रियल इनकम हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम। तो हमने इकोनॉमिक वेलफेयर का मीनिंग देखा है, किस तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू नेशनल इनकम। वो दोनों मेथड्स हम लोगों ने देखे हैं। फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर को इफेक्ट करते हैं। तो ये एक ब्रीफ है जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम के बीच में। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल अबाउट economic welfare and national income. Thank you.